हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी में। अभी हम लोग एनसीईआरटी का सार संग्रह से हम लोग देखेंगे क्लास 6 से लेकर के 12 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी का साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे जो महेश बनवाल बुक से है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? डॉप्सन सुमेलित जो ऊष्मा की इकाई है ये सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता से रिलेटेड है और अशुभ शक्ति शक्ति की इकाई है और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। फिर उसके बाद देखें आवेग का मात्रक क्या है। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। फिर उसके बाद देखेंगे केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है अपेक्षिक इकाई? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भौतिक राशि दिया हुआ है और इधर मात्रक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? भौतिक राशि और इसका इधर मात्रक दिया है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे त्वरण का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कौन सी अदिश राशि है। कौन सा अदिश राशि है? बल, विस्थापन, वेग और घनत्व में कौन सा अदिश राशि है? घनत्व अदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रेडियन कहते हैं। वृत्त की चाप द्वारा जो इसके बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। ठीक है, किस पे? वृत्त की वृत्त की त्रिज्या द्वारा के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पे जो बनाया जाता है कोण उसे क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को क्या करें मिलान कीजिए। हाइग्रोमीटर किससे रिलेटेड? वायुमंडलीय आर्द्रता से। स्पिग्नोमीटर किससे रिलेटेड है? रक्तचाप से। फिर उसके बाद बोलोमीटर किससे रिलेटेड है? विकिरण की ऊर्जा से। फिर उसके बाद पायरोमीटर किससे? उच्च ताप से। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? एक पारसेक 3.626 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पास्कल की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? वेग क्या है? सदिश राशि है। द्रव्यमान, लंबाई, समय क्या है? सब अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान। पी बराबर क्या होता है? एम वी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम वी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? संवेग और वेग के अनुपात से क्या निकलेगा? द्रव्यमान। यदि यहाँ पे भी आ जाइए तो क्या द्रव्यमान निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्सेक की इकाई क्या है? दूरी किसका इकाई? पार्सेक का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। उच्च वेग का किससे रिलेटेड है? मैक संख्या से। तरंग दैर्ध्य किससे रिलेटेड है? एंगस्ट्रम से। दाब किससे रिलेटेड है? पास्कल से। ऊर्जा किससे रिलेटेड है? जूल से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे डाप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत की मोटाई से क्या है? डाप्सन को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? विकृति का मात्रक नहीं होता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? उसमें फाइदोमीटर में किसके रिलेटेड है? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता से। अल्टीमीटर ऊंचाई से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्यूसेक से क्या रिलेटेड है? प्रवाह दर। बाइट किससे? कंप्यूटर की से रिलेटेड है। ठीक है, रिक्टर किससे रिलेटेड है? भूकंप की तीव्रता से। बार दाब से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उष्मा की नहीं है? उष्मा की इकाई कौन नहीं है? सेंटीग्रेड जो उष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, जूल और आर्ग सब क्या है? उष्मा की इकाई है। सेंटीग्रेड से तापमान की इकाई या सेल्सियस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखें थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका है? उष्मा का। 6 मीटर लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है? नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। एक तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर का होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप किया जाता है? गैसों का। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो उसका अंतिम विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। कोई वस्तु जो है प्रारंभिक बिंदु से चला और उसी पे क्या होगा? रिटर्न होकर आ जाए तो विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाता है। किस कारण के कारण? जड़त्व के कारण क्या होता है? धूल का कण उससे बाहर निकल जाता है।
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या क्या लिखा है व्याख्या में, किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति जड़त कहलाती है। जड़त कहलाती है यह वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रतिरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होगा तो जड़त्व भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पीछे पहले हमको देखना है कौन सा कथन सही है, उसके बारे में आप देखते हैं। चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है जड़त्व के कारण, बिल्कुल सही बात है। बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, यह क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होता है। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर या जड़त्व के कारण, ये गलत है। ठीक है, यह पहला आंसर क्या हो जाएगा सही, 1 और 2। ठीक है, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को गिरने के लिए बालू का ढेर पर बिछाया ताकि इस खिलाड़ी का संवेग बहुत धीरे धीरे कम हो। कठोर भूमि पर संवेग कम समय में शून्य होता है, संवेग परिवर्तन की दर अधिक होती है, इससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आते हुए गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है, क्या रीजन है, गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे उससे चोट ना पहुंचे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। व्याख्या में देखिए क्या लिखा हुआ है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुपयुक्त बल के समानुपाती होता है और उस दिशा में होती है जिस पर बल प्रभाव डालता है। क्रिकेट गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। अतः हम हाथ पीछे खींचने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे उसको चोट नहीं लगती है। मनुष्य जब पीछे नदी के किनारे से बाहर कूदता है तो नाव कहाँ हटती है, पीछे की ओर हटती है। ठीक है, इसके बाद व्याख्या क्या कारण है, व्याख्या क्या लिखा हुआ है कि नाव से बाहर आते समय मनुष्य नाव को पैर से पीछे दबाता है और नाव उसको आगे धक्का देता है। ठीक है, नाव मनुष्य की ओर बराबर तथा विपरीत बल लगाती है, जिससे मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है और नाव पीछे की ओर। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, संवेग बल को परिभाषित करता है। ठीक है, बल को परिभाषित करता है। फिर उसका देखेंगे, प्रक्षेप्य गति परवलयाकार में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को कितने डिग्री कोण पे कूदना चाहिए, कितने डिग्री कोण पे, 45 डिग्री। यदि किसी बॉल को आप 45 डिग्री कोण पे मारोगे सबसे लंबी दूरी तक हो जाएगी, मतलब छक्का भी यदि 50 डिग्री कोण पे लगेगा तो छक्का बहुत लंबी दूरी ट्रेवल करेगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कौन सी वस्तु, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कौन सी वस्तु, समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होती है, तुरंत समान होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, विश्राम जरूरत है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है। वॉशिंग मशीन का कैसे कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल से कार्य करती है। फिर एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा होता है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा। लोटनिक घर्षण बल का मान होता है सबसे कम, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, मशीनों में स्नेहक और बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं जो क्या करता है, घर्षण बल को कम कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े हो जाते हैं। न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है, प्रथम नियम पर आधारित है। ठीक है, 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा, 2 kg पे 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रॉकेट डैश सिद्धांत पे कार्य करती है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित होता है अभिकेंद्रीय बल से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक होता है चारों ओर कैसे घूमती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। प्रथम श्रेणी में उत्तोलक आलम्ब एफ आयास ई और भार के बीच होता है। आलम्ब जो होता है आयास और भार के बीच में होता है, एफ जो होता है आलम्ब आयास और भार के बीच में होता है, ये प्रथम श्रेणी का है। ठीक है, सर्वथा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलन का। मनुष्य तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण है क्या, मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का। किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह कुल ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह है कुल ऊर्जा। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, जूल। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, तीनों हो सकता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, ऊर्जा का। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है, कार्य के बराबर शक्ति बराबर क्या संबंध है, कार्य बराबर शक्ति गुना समय। ठीक है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन दिशा के मध्य के कोण का मान क्या होना चाहिए, 0। ठीक है,
फिर उसके आगे देखेंगे निम्नलिखित युक्तियों और उसका रूपांतरण के बारे में हमको पता करना है, ठीक है। फिर लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। परमाणु बम क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में, ठीक है। फिर उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। फिर उसके बाद घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गति, ठीक है। वॉशिंग मशीन अपने किस सिद्धांत पे कार्य करती है, आपके अंदर पे सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। एक ट्रक, एक कार तथा एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान होती है। इसे समान अवरोधक बल लगाए जाते हैं और यह क्रमशः एक्स वाई पे दूरी पे रुके तो क्या होगा, एक्स वाई जड़ तीनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगे, अतः एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा, उसका कथन सही बोलना पूछ रहा है। तो बाहर की तरफ फिसलेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा और अंदर की पहिया पर पलटेगा, ठीक है। क्या होगा, कौन सा सही होगा, अंदर की पहिया पे क्या होगा, पलटेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तीव्र गति पे अंदर की तरफ उल्टेगा, अंदर की तरफ क्या होगा, उल्टेगा और बाहर की तरफ क्या होगा, फिसलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू बी स्क्वायर बटे आर जी। थीटा जो है अभिलंब में झुकाव, आर बराबर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, भी बराबर गाड़ी का वेग। यदि कोई गाड़ी वांछित गति के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोटर बाहर की ओर फिसलेगी और परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगाकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल को क्या करेगा, प्रदान करेगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, उसका आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति में गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्त घट जाएगा, ठीक है। अगर झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा, अप्रभावित रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएगा तो अनंत काल हो जाएगा उसका आवर्तकाल। सौर या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, सोलर से। फिर उसके माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। अश्व शक्ति निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, शक्ति का। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाए तो उसका गति ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी, ठीक है। गति ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर वस्तु की गति ऊर्जा हो जाएगी, कितना हो जाएगी, वस्तु की गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। विकिरण के गुण निर्भर करते हैं किस पे, तरंग दैर्घ्य पे। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, विद्युत सेल द्वारा किया जाता है। इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा, ठीक है। एक घोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर परे एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है, केवल संवेग सुरक्षित रहती है। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, भूमि पे ठीक पहुंचने के ठीक पहले, ठीक है। फिर उसके बाद गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पिंड का भार ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। फिर उसके बाद पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमा की अवधि क्या होती है, 24 घंटा होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के प्रतिपादक कौन थे, न्यूटन थे। और फिर उसका एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है भारहीनता का। लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों मंद हो जाती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, ठीक है।
फिर उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी पर आकर्षण पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति को तुरंत प्रदान करता है। चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ की गैस के अणुओं का प्लायन वेग वर्ग माध्य मूल से कम होता है। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कोणीय वेग निर्भर करता है। कोणीय वेग किस पे निर्भर करता है? पृथ्वी के त्रिज्या पे निर्भर करता है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार होता है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व। निम्नलिखित सूची को क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, फिर वस्तु का भार अधिकतम होगा कहाँ पे? वस्तु का भार अधिकतम होगा पृथ्वी के सतह पे। ठीक है, वस्तु का भार घटता है कहाँ पे? पृथ्वी के सतह से ऊंचाई में वृद्धि पे। वस्तु का भार बढ़ता है कहाँ पे? जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य गति बिंदु पे गतिमान होता है। पृथ्वी का भार शून्य होता है कब शून्य होता है? शून्य बिंदु पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद देखेंगे एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करते हैं तो निम्न कौन? क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल कैसा होता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर। भारहीनता होती है वो तो आकर्षण की शून्य गति। दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं तब उनके समान होने का प्रतिबंध होता है क्या? चाल। क्या होता है? चाल प्रतिबंध होता है। फिर उसके बाद देखेंगे न्यूटन का प्रथम नियम की संकल्पना क्या होते हैं? जड़त्व है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो करता है न्यूटन के तृतीय नियम पे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक लगता है? अपना भार कब अधिक लगता है? यहाँ पे लिखा हुआ है अपना भार कब अधिक लगेगा? कब अधिक लगेगा? जब त्वरित रूप से ऊपर गति कर रही है, जब समान वेग से ऊपर जा रही है उसका भार उसका अधिक जब त्वरित रूप से गति ऊपर की जाएगी। ठीक है, त्वरित रूप से लिफ्ट जब त्वरित रूप से गति से ऊपर जाएगी तब उसका भार क्या होगा? अधिक प्रतीत होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार में आ जाती है और गुरुत्वाकर्षण के चलते पृथ्वी के नीचे गिरती है। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? मौसम के तूफानी का। वायुदाब का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा की संभावना होती है। पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठे तो मौसम साफ की संभावना। अचानक गिरने से आंधी युक्त तूफान की संभावना होती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण बुलबुला स्वतः फूटता नहीं है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाए तो बुलबुला तुरंत फूट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यदि कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि समुद्र का जल घन नदी के जल घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नदी में नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज का स्तर ऊपर उठ जाता है। लैंप में बत्ती तेल के ऊपर चढ़ने पर क्या कारण है? क्या? कोशिकत्व का कारण है। बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन क्या होता है? घट जाता है। पिघलने से क्या होता है? आयतन घट जाता है। जब झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला उप सतह आता है तो क्या होता है? बढ़ जाता है। एक आकार बढ़ जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के अंदर के दाब से कम होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। क्या कारण है? उसमें घनत्व क्या होती है? कम होती है। फिर उसके बाद देखेंगे कोई नाव जल में नहीं डूबेगी क्योंकि यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करता है तो जल में तैरती रहेगी। पूर्ण प्रत्यास्थ क्या है? इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विश्व में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जा सकता है परंतु क्वार्ट्ज की प्रत्यास्थता ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक है। यदि किसी तौलिए को एक सिरे को पानी में डुबाया जाए तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है। ऐसा कारण संभव होता है केशिकत्व के कारण। गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे सूप से कम होता है। व्याख्या गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीव की अधिक सतह पर फैलता है जिससे स्वादिष्ट लगता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे गैस से भरे बुलबुले का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? गैस से भरे बुलबुले का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई
पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण। क्या होते हैं? मध्य ससंजक बल के कारण। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों अत्यधिक प्रत्यास्थ है? क्योंकि यह अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थ गुना कहता है। यंग प्रत्यास्थ गुना बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ गुना। ये भी सही है। प्रत्यास्थ की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है। बिल्कुल ये भी सही है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वार्ट्ज, फास्फर, ब्रॉन्ज आदि लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के उदाहरण। क्वार्ट्ज, फास्फर, ब्रॉन्ज लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ के वस्तु के उदाहरण है। बिल्कुल सही। गीली मिट्टी, कीचड़ तथा मोम का टुकड़ा पूर्ण सुघट्य वस्तु के उदाहरण है। बिल्कुल ये भी सही है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यदि साबुन के दो विभिन्न व्यास वाले बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटेगा? बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य किस पे आधारित होते हैं? पास्कल के नियम पे। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली के अंदर जल नहीं जमता है। फिर उसके बाद देखेंगे, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस केल्विन पे होता है? तो 77 केल्विन पे होता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारक से कम होता है। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। किस कारण से पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बल आपस में चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों तथा पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? कोशिकत्व की क्रिया के द्वारा। श्यानता का गुण पाया जाता है केवल द्रव और तथा गैसों में। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। किसी यंत्र की सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर कहलाती है वेंटूरी मीटर। किसी यंत्र की सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है वेंटूरी मीटर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि के विजन के लिए किया जाता है? कौन सा तरंगों का रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे, कॉस्मिक किरणें क्या है? कैसा है? आवेशित किरणें होती है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें। ठीक है, फिर इसका देखेंगे, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड क्या है? 188 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो गर्त और श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती है, क्या होती है? सूक्ष्म वेव। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? क्या कारण होता है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण? ओजोन लेयर में बाधा। आदर्श कृष्णिकाएं, ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सभी तरंगदैर्घ्य को। ठीक है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। न्यूनतम किसका है? सूक्ष्म तरंग विकिरण का। शिकार, परभक्षियां या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? प्रतिध्वनि निर्धारण का परिघटना का प्रयोग करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, दिए गए 3 माध्यमों, पहला है जल, दूसरा है इस्पात, तीसरा है नाइट्रोजन, में ध्वनि की चाल आरोही क्रम में बताइए। पहला क्या होगा? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम। पहला किस में होगा? नाइट्रोजन में। फिर उसके बाद क्या होगा? जल में। उसके बाद इस्पात में सबसे अधिक। ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? किस माध्यम में? ठोस में तीव्रतम होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ये लोहा में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें? निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 17 मीटर की होनी चाहिए। फिर चंद्रमा के धरातल पे 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जबकि चंद्रमा वायुमंडल का अभाव होता है, अतः वायु के अभाव के कारण चंद्रमा पे ध्वनि संचरित नहीं हो पाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं सुन सकते हैं। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं।
प्रासरभ तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका प्रयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ये शौचालय दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, उपरोक्त सभी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें? पूछ रहा है इसमें से हृदय अपस्रव कंपन पर कार्य करता है, बिल्कुल सही। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ध्वनि क्या बोलता है? ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। फिर उसके बाद मैक संख्या को ध्वनि की गति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ओके, चौथा भी सही है। मैक संख्या को ध्वनि की गति नहीं, मैक संख्या को किसकी गति ध्वनि की गति दर्शाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, 1, 2 और 4 सही है। पहला तो सही है, दूसरा भी ध्वनि की गति जो है गैस में क्या है? अधिक है। गैस एवं ठोस की तुलना में देखेंगे तो द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रासरव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता का स्तर संगत होता है। किसका स्तर संगत होता है? 100 डेसिबल से रिलेटेड क्या है? शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर होता है 45 डेसिबल। एक सितार और बांसुरी की एक स्वर पर बजाया जाए तो उसके उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जाता है? ध्वनि तार गुणवत्ता के अंतर। फिर उसके बाद देखेंगे टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है? दाब जो है ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता, बल्कि ताप, घनत्व और आर्द्रता ध्वनि के वेग पर प्रभाव डालता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आज तो होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रसारी विश्व का संकल्पना डॉपलर प्रभाव है। सीटी स्कैन करने में प्रयुक्त में लाई जाती है एक्सरे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कथन ए कथन आर के बारे में। कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए और आर से दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है ए का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। समतापक्रम किससे रहता है? ताप सदैव क्या होगा? नियत रहेगा। रुद्रोषम प्रक्रिया का मतलब होता है उष्मा सदैव नियत रहता है। समदाबीय का मतलब क्या होता है? कि दाब सदैव नियत रहेगा। सम आयतनिक का मतलब होता है आयतन समय सदैव नियत रहेगा। रुद्रोषम का मतलब क्या होगा? उष्मा सदैव क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? चाहे सही कथन पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, उष्मा इंजन का एक उपकरण है जिसमें जिसके द्वारा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उसका उच्च तापमान पर उष्मा का स्रोत उष्मा इंजन में अनिवार्य रूप में होता है तथा इसके पिस्टन तथा सिंक निम्न ताप पे होते हैं, बिल्कुल सही है ये बात भी। फिर उसके बाद देखते हैं डीजल इंजन में ईंधन की वाष्प तथा वायु का मिश्रण कार्य के अनुरूप प्रयुक्त होता है। डीजल इंजन में वाष्प तथा वायु का मिश्रण कार्य में करने में प्रयुक्त होता है। पेट्रोल इंजन की क्षमता डीजल इंजन से अधिक होता नहीं, गलत है। ठीक है, 1, 2, 3 दोनों सही है। रेल की पटरियों के जोड़ों के बीच थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि मौसमी तापमान परिवर्तन के कारण पटरियों के में विकृति होने के बचाने से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, संवहन किससे क्या होता है? संवहन का मतलब क्या होता है? उष्मा रूपांतरण के कारण उष्मीय पदार्थों में वास्तविक गति। विकिरण क्या होता है? उष्मा वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है। चालक क्या करता है? इसका मतलब क्या है? उष्मा रूपांतरण के कारण अणुओं में संघटन होता है। उष्मा संचरण का मतलब क्या है? उष्मा का संचरण वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे सूची 1 का दूसरे मिलान करना है। ठीक है, उष्मा गतिकी का शून्यांक नियम किससे रिलेटेड है? ताप की संकल्पना से का प्रदान करता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसको क्या करता है? उस गति का प्रथम नियम उष्मा गति का आंतरिक ऊर्जा से को परिभाषित करता है। उष्मा गति का द्वितीय नियम किससे रिलेटेड है? इंजन की क्षमता सदैव इकाई से कम होती है। पूर्ण चक्रण परिवर्तन में क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। वस्तु का ताप दर्शाता है वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। निम्नलिखित कथनों का विचार करें। क्या विचार करना है? क्या करना है इसमें विचार?
इसमें क्या करना है, कौन सा कथन सही है पूछा है, ठीक है। कथन इसमें से देखना सही है, इसमें से कोई कथन सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, हाँ, तापकीय गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तापीय गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, उष्मा का संचरण के, उष्मा ऊर्जा के संचरण का नियम से, ठीक है। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह किस दिशा में निर्भर करती है, उनके अपने अपने तापमान पे। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह किस दिशा पे निर्भर करती है, दिशा किस पर निर्भर करती है, उष्मा के उनके अपने अपने ताप पे, ताप जिसका होगा उसके उधर ताप क्या होगा, उष्मा का प्रभाव होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है, किसमें संवहन होता है, केवल द्रवों एवं गैसों में संवहन होता है। एक सफेद और चिकनी सतह, खराब अवशोषक और उष्मा का अच्छा परावर्तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, किस निकाय का विशिष्ट क्षमता निर्भर करता है, किसी उस निकाय का विशिष्ट ऊर्जा क्षमता, उष्मा क्षमता निर्भर करता है निकाय के पदार्थ पे। एल्युमिनियम, तांबा, चमकदार स्टील की उष्मा चालकता का बढ़ता हुआ क्रम है, चमकदार स्टील, एल्युमिनियम और तांबा। पहला क्या हुआ, तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद चमकदार स्टील, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्र में फैलता है तो इसका तापमान क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसका तापमान क्या होता है, घटता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है, क्योंकि यह अवशोषित क्या करता है, सौर विकिरण के अवरक्त भाग को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि द्रव से अधिक फैलती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला कौन है, जल है। हाँ, पहाड़ी इलाकों में ठंडी रातों में पाइप अक्सर फट जाते हैं, क्योंकि पाइप में उपस्थित जल जमता है और जमने पर जल प्रसारित होता है, जिसके कारण पाइप फट जाता है। किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंड महसूस करते हैं, जबकि टीन की चादर के नीचे नहीं, क्योंकि पत्ते पानी छोड़ते हैं, जो कि जलवाष्प बनकर उष्मा को सोख लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर बर्फ के दो टुकड़ा को परस्पर दबाया जाए तो यह एक दूसरे से चिपक जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा बर्फ पर दाब पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक होंगे, -40 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडे प्रदेश में पारे के स्थान पर अल्कोहल के तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। जब बर्फ पिघलती है तब बर्फ का आयतन घटता है। कमरे पर लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करेगा, आर्द्रता और तापमान को। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ठीक है। आगे देखते हैं हम। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। इंद्रधनुष प्रकाश से किस घटना का परिणाम होता है, अपवर्तन और परावर्तन का। सर सीवी रमन द्वारा उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तरंगदैर्घ्य से। पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई पड़ता है, जिसका कारण है, नीला दिखाई पड़ने का क्या कारण है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। निम्नलिखित प्राथमिक रंग कौन है, लाल हरा नीला क्या है, प्राथमिक रंग है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। फिर उसके बाद देखें, प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त किसमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोने के चारों ओर मुड़ता है। फिर उसके प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है। फिर उसके बाद देखेंगे, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, जिसका कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण करना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कथन सही है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, वन विक्षेपण, परावर्तन, पुनादिक परावर्तन और सूर्य का अपवर्तन के कारण, ठीक है। आगे देखें, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है किससे जुड़ी है, आंखों से। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी दूरी पर भी खड़ा रहने दर्पण सदैव सीधा दिखाई देता है, वो किस दर्पण का प्रकार है, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। सदैव वो सीधा दिखाई देगा, तो किसमें होगा, समतल या उत्तल में। प्रकाशीय यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंबित करने के लिए होता है, अपवर्तन का, ठीक है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है, तब यदि उसका आपतन कोण कांतिक कोण से अधिक होता है तो क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन धनुष में रंगों का क्रम होता है, बैजानी, पिलाना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे,
आगे देखते हैं हम लोग, जल से भरे बीकर की तली थोड़ा उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन का इसका कारण है। जब एक किरण आपतित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विरल से सघन की ओर जाने पर वेग घटता है। गुच्छियों से पक्ष दृश्य मतलब रियर व्यू के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में? तो उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है बैक मिरर देखने के लिए। यदि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे, हाँ, फिर फोटो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में किस प्रकार का चश्मा लगा होता है? अवतल लेंस पर, अवतल लेंस का चश्मा लगा होता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया? तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश के गुणों पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? उसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, चाल और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अलग समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? लाल रंग सबसे अधिक क्या होते हैं? विचलित होता है। किस तारे का रंग दर्शाता है? किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या कारण होता है? दूरकण के कारण होता है। धूप के चश्मा का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। सर्वप्रथम किस भौतिकविद के एवं गणितज्ञ ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? सीवी रमन ने। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया गया? अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया। जल के अंदर पड़ी हुई कोई भी वास्तविक गहराई के ऊपर उठी हुई दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा क्या 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर निर्धारित होता है? किसके मापन पर निर्धारित होता है? वाट्स के मापन पर निर्धारित होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो क्यू। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो क्यू। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता क्या है? उच्च प्रतिरोध, निम्न शक्ति और निम्न गलनांक। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है घरेलू में? समानांतर क्रम में। ठीक है, समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें होती है? कौन सी गैसें होती है? आर्गन के साथ मरकरी वाष्प। आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः डाला जाता है तथा तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? R/4। इसके बाद देखेंगे, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर होता है? CFL LED लैंप में क्या अंतर होता है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL परावर्तक तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोध क्या होती है? घटती है। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को निर्दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्या है आंसर? रेक्टिफायर द्वारा। क्या कैसे परिवर्तित किया? रेक्टिफायर द्वारा। प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काट दिया गया, फिर इस भाग के समानांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन को क्या तुल्य प्रतिरोध होगा? R/n²। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धाराओं के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? ओम का। क्या नियम है? किसी चालकों के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है? समानांतर होती है। ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम मीटर। ठीक है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, अमोनियम क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होगा? अमोनियम क्लोराइड। कार का बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कैसा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है, निम्न गलनांक प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं क्या? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी अनंत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है? कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है? चांदी का। एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सभी चालकों पर बराबर। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, फिर उसके आगे देखेंगे, पूर्ण भरण सेल रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन, विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक और कुचालक क्रमशः निम्न होता है। ठीक है, ये जो है चांदी और शीशा का उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, चांदी और शीशा का।
फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखें आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, बिल्कुल सही है। चौथा नंबर भी सही है। फैराडे द्वारा विद्युत अपघट्य संबंधी नियम दिए गए थे, बिल्कुल ये भी सही है, बी नंबर इसका सही है। यदि घरेलू उपकरण का प्रतिरोध बढ़ जाए तो क्या होगा, घरेलू उपकरण का प्रतिरोध बढ़ जाए तो शक्तियाँ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन के साथ मरकरी। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, मरकरी और नियॉन। मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है मोबाइल चार्जर, एक अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक से आकर्षित कर होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक से आकर्षित होता है, गलत। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक कोबाल्ट होता है। ठीक है, आंसर सही 2 है। टेस्ला का इकाई विद्युत क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, फिर उसके बाद किसी पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य होता है, शून्य है तो पदार्थ का में क्या होगा, तो प्रतिचुंबकीय होगी पदार्थ। ठीक है, फिर उसके बाद चुंबकत्व का विधि, चुंबक को पीटना, चुंबकत्व का विधि क्या है, चुंबक को पीटने से क्या होगी, हम खत्म हो जाएगी। ठीक है, विधि खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे गर्म करने, विद्युत धारा प्रवाहित करने, प्रतिवर्ती धारा को प्रवाहित करने, ये सबसे क्या होती है, खत्म हो जाती है। यदि एक अवशित कण Q प्लस Q चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर निश्चित वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह क्या करेगा, वह करेगा एक बिना पथ परिवर्तन के लगातार उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है, किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की विद्युतीय गति के कारण होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज अरस्टेड ने की थी। फिर उसके बाद देखेंगे आगे हम लोग चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है, चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, विस्मित। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में की जाती है, किसकी दिशा ज्ञात करने में की जाती है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई के अनुदैर्ध्य में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव होगा आधा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, कौन सी चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, एल्युमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तब वो चुंबकीय गुण क्या करते हैं, कम कर देते हैं। चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध है, ऑक्सीजन का संबंध किससे, अणुचुंबकीय पदार्थ से ऑक्सीजन का संबंध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है जबकि वैद्युत रेखाएं नहीं। सत्य पूछा है इसमें, तो बिल्कुल ये बात सही है। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है जबकि चुंबकीय रेखाएं नहीं, ये तो गलत है। वैद्युत तथा चुंबकीय बल रेखा दोनों बंद चक्र बनाती है, ये गलत है। ठीक है, कथन एक क्या है, केवल सही है। तो इसके आगे देखेंगे आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा, पहले हम लोग अंडरलाइन कर रहे थे, सत्य कथन पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहले देखेंगे आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है, ये गलत है। आवेशित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है, ये भी गलत है। यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गतिमान होगा, बिल्कुल। यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा है तो चुंबकीय बल रेखाओं से गतिमान होगा, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे निम्न कथनों का विचार कीजिए, निम्न कथनों में विचार कीजिए। चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय नहीं होते हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है चुंबकीय क्षेत्रों में लोहे की दो छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है, दूसरा कथन है। फिर उसके बाद पूछा गया क्या, उसके बाद तीसरा कथन है चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर वह यह क्षेत्र में समानांतर हो जाता है, बिल्कुल। ये तीनों कथन क्या है, सही है। कॉपर प्रति चुंबक तथा लो अनुचंबक है, लो अनुचंबक की गलत कथन दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये कथन क्या है, कौन सा कथन सत्य है, तो कथन 1, 3, 4 कथन क्या है, सही है। सॉरी कथन 1, 3, 4 इसमें क्या है, सही है। कौन कौन सा कथन सही है, चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा सही है, या एक कथन सही है। दूसरा है कथन 3 सही है, चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पे क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं, तीसरा कथन सही है। चौथा कथन कॉपर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होते हैं और लोहा अनुचुंबकीय होता है, कौन सा कथन सही है, 1, 3, 4 कथन सही है। ठीक है, फिर उसके आगे देखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ किस पदार्थ पर अनुचुंबकीय हो जाता है, क्यूरी तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। यह एक आवेशित कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b से में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, कण पर लगने वाला बल क्या होगा, भी तथा v लंबवत होंगे। जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, कैसा, हमेशा शून्य होगा परिवर्तन। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्या होता है, वेग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय कौन सा होते हैं, हाइड्रोजन। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उनकी अधिक धारण क्षमता के कारण,
क्योंकि वह अधिक धारण क्षमता के कारण वो क्या है, उसको चुंबकीय बनाना कठिन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो उसकी चालकता क्या होती है, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ती है, और प्रतिरोध क्या होती है, घटती है। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है कि छिद्र बहुसंख्यक वाहक तथा इलेक्ट्रॉन बहुत कम वाहक होते हैं। सी नंबर आंसर। जब आर्सेनिक को सिलिकॉन की औषधियों के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम देता है, एन टाइप अर्धचालक पदार्थ परिणाम देता है। इसके आगे देखेंगे, पी एन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई है, पी एन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई है कैसा, उत्क्रम अभिनति में के तहत बढ़ती है। एक शुद्ध अर्धचालक में ताप बढ़ने से परिमिति प्रतिरोध घटता है। अतिचालक वे तत्व होते हैं बहुत कम ताप पर इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। अतिचालक वे तत्व जिनका प्रतिरोध कम ताप पे क्या होता है, घटकर शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पे क्या होती है, अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पे क्या होती है, ताप बढ़ने पे बढ़ती है, क्योंकि धारा वाहकों की संख्या घनत्व बढ़ता है और तथा विश्रांत समय घटता है। परंतु विश्रांत समय के प्रभाव का घटना संख्या घनत्व में वृद्धि से बहुत कम होता है। पीएन जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है, पीएन जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है, जिसका कारण है, क्या कारण है, अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना। जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। फिर उसके आगे देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कथन ए, कथन बी, कथन ए और कथन आर में से हमको देखना है। कथन ए कहता है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को क्या किया जाता है, वरीयता दिया जाता है, बिल्कुल सही। और क्यों दिया जाता है वरीयता, कारण क्या बता रहा है, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। कथन ए कथन आर दोनों सही है, और एक ही कथन आर जो है सही व्याख्या भी कर रही है। तड़ित में बिजली चमकने से वृक्ष में आग लगती है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा आ जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, शून्य हो जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार का आविष्कार किसने किया, यंग ने किया। ठीक है, टेलर यंग ने किया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कण को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए प्रोटॉन का क्या किया जाता है, उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। तारे में अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा। फिर उसके बाद देखेंगे, तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका देखिए, निम्नलिखित कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तारों में उत्पन्न ऊर्जा ये क्या संलयन से संबंधित है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नाभिकीय नैदानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही है, क्या रेडियो आइसोटोप जो है प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही है। इसका देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला संभव है, क्यों श्रृंखला संभव है। कथन ए, कौन सा कथन बोला सही चूज करने के लिए, पहले देखेंगे, प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन विमुक्त होती है, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद देखेंगे, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया तुरंत हिस्सा लेते हैं, ये गलत है। तो इसका देखेंगे, द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा मंडित किया जाता है, ये भी सही है। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त प्रत्येक न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करते हैं, ये गलत है। आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका देखेंगे, परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है। ठीक है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, थोरियम जो है नाभिकीय ईंधन जो है भारत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, किसका, थोरियम का भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। फिर उसके आगे देखें, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए एक शोध का और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी हो सकता है, इसके बारे में क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है पूछा है ना, कौन सा कथन सही है इसमें पूछा है। फिर उसका देखेंगे कि प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है प्रकृति में, बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में भी थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, प्रकृति में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम थोरियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पन्न करता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। 1 2 3 तीनों सही है, फिर उसके तीनों सही है इसमें। फिर क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, कैडियम नहीं आता, कैडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम तीनों आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, कौन सा ईंधन नहीं है, हीलियम ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसका परमाणविक
ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेड का नहीं होता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 उपयोग में लाया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कौन सा धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में, ठीक है। फिर आगे देखेंगे परमाणु शक्ति और उसके राज्य कहाँ कहाँ पे व्यवस्थित किया गया। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? यूपी में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। टॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद देखें इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी जल का विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, कौन सा है? ब्रीडर रिएक्टर जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है, ठीक है। पोखरण नाभिकीय पर्यवेक्षण 1974 का आधिकारिक कोड नाम क्या था? आधिकारिक कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण परीक्षण 2 कब किया गया? 11 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में अर्ध आयु 4 महीने है, जैसे 3/4 क्षय होने में समय लगेगा। कितने महीना? 8 महीना। अर्ध आयु क्या दिया हुआ? 4 महीना। मान चलिए कि हाफ बराबर कितना दिया हुआ है? 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ है। बोला है कि 3 हाफ खत्म करने के लिए था, मतलब एक मान चलिए पूरा मान लीजिए एक से हमको जाना है हाफ, हाफ जाना है। हाफ कितने महीना लग रहा है? 4 मंथ, ठीक है, हाफ। अब ई हाफ से हमको कितने जाना है? फिर हाफ जाएंगे तो कितना होगा? टी हाफ कितना हो जाएगा? 1/4 इसका लगेगा 4 मंथ, ठीक है, इसका भी 4 मंथ लगेगा। क्या बोला? 3/4 क्षय होने में, 1/4 खत्म क्षय होने में 3/4 1/4 में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो 4 माइनस 1 तो 3/4, 3/4 पूछा है खत्म होने में, क्षय होने में कितना टाइम लगेगा? 4/8 महीना। एक मान के आप बनाइएगा तो इसका आंसर जल्दी ही निकलेगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बेस पे जाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम लगता है निकालने में, यही बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? उसका 3/4 भाग विघटन होने में 20 दिन लगेगा, ठीक है। फिर उसका देखेंगे हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है। एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप का विकास किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। हिग्स बोसॉन की संख्या किससे दी जाती है? गॉड पार्टिकल को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? भूकंप तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। बोलोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तापमान मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। फिर उसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा गलत युग्मित है? पहले सही देख लेते हैं। A.G. बेल ने टेलीफोन का आविष्कार, बेयर्ड ने टेलीविजन का, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार नहीं किया था, ठीक है, वो गलत है। फिर उसके बाद पूछा कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित पहले देख लेते हैं कौन सा है। मोनोमीटर मतलब दाब, कार्बोरेटर का मतलब आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ का मतलब हृदय तंत्र, और सिस्मोग्राफ से वक्रता नहीं होता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टेक्योमीटर जो है दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। और सुमेलित कौन सा? एनीमोमीटर वायु की चाल, आमीटर विद्युत धारा, और पेरियोमीटर उच्च ताप। फिर उसके बाद देखेंगे सही मिलान कौन सा है? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटकों की तीव्रता को रिकॉर्ड किया जाता है, ऊपर से अभी देख रहे थे हम लोग क्वेश्चन। टेक्योमीटर वेगमापी का प्रयोग किसमें किया जाता है? वेगमापी का घूर्णन गति के मापने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे सूची उपकरण और यंत्र राशि और मापने का मापन की गई। देखिए आमीटर किसके मापन के लिए किया जाता है? आमीटर विद्युत धारा को, ठीक है। हाइग्रोमीटर किसका होता है? आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता का। बैरोमीटर किसको कहता है? दाब का। स्प्रिंगतुला भार का, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई का है अल्टीमीटर, विद्युत धारा आमीटर, प्रतिरोध ओम, ठीक है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? एस चंद्रशेखरन ने, ठीक है। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोनियाक। एलईडी का आविष्कार निक होलोनियाक ने किया था। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग निम्न में से कौन
खगोलीय दूरी की इकाई है। कौन खगोलीय दूरी का इकाई? पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। एक वस्तु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होता है? भौतिक राशि, मौलिक राशि और अदिश राशि। एक्स किरणों की खोज किस जर्मन वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था एक्स किरणों के लिए? जर्मन वैज्ञानिक है और रॉन्टजन को मिला था। लेजर तकनीक महत्वपूर्ण खोज हेतु नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था किसने लेजर तकनीक को खोजने के लिए? जेरार्ड मेरो, आर्थर एशिकन और डोनो स्ट्रिकलैंड, ये सभी ने खोज किया था और सभी को नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से आप देखेंगे सूची 1 सूची 2 को मिलाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है,